हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बेहतरीन? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है कि नहीं? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था एक्सरसाइज 6.1। अगर तुम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का वो लेक्चर देख लिया है तो इंट्रोडक्शन पार्ट उसका देखने के बाद बेसिक क्लैरिटी हो गई होगी कि एंगल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी है। आज हम लोग चैप्टर 6 की सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 6.2 और इसमें डील करेंगे हम लोग क्वेश्चंस जो कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था कि पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं। देखो, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और इनके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। ठीक है, यानी अगर यहां पर ये डिस्टेंस ले ली जाए परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस ले ली जाए परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस ले ली जाए परपेंडिकुलर, तो ये हमेशा क्या होगी? सेम होगी। ये सेम से मेरा मतलब ये है कि अगर यहां 5 सेंटीमीटर है तो यहां भी 5 आएगा, यहां भी 5 आएगा। आगे कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसा कि तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारे रजिस्टर में जिसमें तुम लिख रहे होगे उसमें पैरेलल लाइंस बनी होंगी। रेलवे ट्रैक्स देखा होगा तुमने, वो भी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यही पैरेलल लाइंस होती है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ बातें मैं यहां पे जो सिखाऊंगा उसको अच्छे से सीख लो। इस एक्सरसाइज को करने के लिए उतनी बातें सफिशिएंट हो जाएंगी। पहली बात क्या है, समझो। अगर कोई लाइन, मैं कहता हूं एल, कोई लाइन है ये एल, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है एम के। ये लाइन किसके पैरेलल है? एम के। और एम पैरेलल है किसके? एल के। ठीक है, क्या बोला मैंने? लाइन एल एम के पैरेलल है और एम एल के पैरेलल है। पैरेलल, ठीक है, यानी एल पैरेलल एम, ये बात तुम्हें पता है। और एम पैरेलल है, सॉरी यहां पर मैंने एल फिर से लिख दिया, ये एन है। ठीक है, एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के। ये दो बातें मैंने दे रखी हैं, तो रिजल्ट में इससे ये निकाल सकता हूं। देखो, एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, इसका मतलब एल और एन ये भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। या आप जितनी भी पैरेलल लाइंस बनाते चले जाओगे वो सब आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। याद रहेगा? ठीक है, इसके बाद जब भी तुम्हारे पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस दिखें और उसको इस तरह से कोई लाइन कट करती हुई जाए तो इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल। ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है भाई, ये दोनों पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये जो कट करके जा रही है ये क्या है? ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो देखो कई सारे एंगल यहां पर बन रहे हैं। देखो यहां पर बना, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 4 एंगल यहां पर बने। और उसके बाद यहां आ जाओ 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 एंगल बने दिख रहे हैं। ठीक है, जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो हम देखेंगे वहां पे लगभग लगभग कितने? 8 एंगल, जैसे यहां पर इस फिगर में हमको दिखाई दे रहे हैं। अब इनका आपस में कुछ रिलेशन होता है। पहले अगर पैरेलल लाइन को भूल जाओ, सिर्फ यहां पर देखो तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखाई दे रही होंगी, है ना? कुछ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने। ये दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसी तरह यहां पर देखो, ये ट्रांसवर्सल और ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर दो तरह के पेयर दिखाई देते हैं। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखाई देता है और एक लीनियर पेयर दिखाई देता है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और हम लोगों ने ये सीखा था लास्ट लेक्चर में कि लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी जो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? जब भी कोई ऐसे लाइन होगी, इसके ऊपर एक रे जा रही होगी, तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे जिनके नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे उनको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। और उनका सम कितना होता है? 180 होता है। ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करी। तो अगर अभी हम लोग मान के चलो पैरेलल लाइन नहीं जानते हैं, तब भी इतना रिजल्ट तो निकाल ही सकते हैं कि 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से 2 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह 6, 8 और 5, 7 ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्लियर हो रही है बात? इसके अलावा हम और क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं
कि भाई 1 और 2 मिलकर एक लाइन बना रहे हैं तो ये लीनियर पेयर है, यानी इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल 2 और 3 मिलेंगे तो 180 डिग्री बनाएंगे। इसी तरह 3 और 4 मिलकर एक लाइन बना रहे हैं तो ये भी 180 डिग्री बनाएंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो ये जो लास्ट लेक्चर से सीखा था वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो वहां पर 3 तरह के एंगल्स बेसिकली तुमको दिखाई देंगे। 3 तरह के एंगल्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले एक होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, ऑल्टरनेट में 2 होगा, एक्सटीरियर इंटीरियर, लेकिन हम लोग इंटीरियर को ही डिस्कस करेंगे, उसी से काम चल जाएगा। ऑल्टरनेट के बाद एक होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और एक और पेयर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। ये 3 तरह के एंगल्स तुमको दिखाई देंगे। कौन कौन से? ऑल्टरनेट, करेस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर। अब ऑल्टरनेट एंगल को कैसे पहचानेंगे? देखो, ये मैंने बनाई, 2 पैरेलल लाइंस मैंने बनाई, ठीक है, और इसमें एक ट्रांसवर्सल इस तरह से मैंने कट करा दिया। आप कैसे पहचानोगे? ये याद रखना कि जब भी ऑल्टरनेट का पेयर बन रहा होगा तो वो एक जेड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? इंग्लिश का जेड, उल्टा सीधा जेड कैसे भी बना रहा हो, इस तरह से या फिर इस तरह से जेड बना रहा होगा। ठीक है, देखो यहां पर ये एंगल और ये एंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल्स क्या बोले जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स बोले जाएंगे। यहां पर ये दोनों एंगल्स क्या बोले जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स बोले जाएंगे। तो जेड की जहां डिजाइन दिखाई दे वहां से तुम ऑल्टरनेट एंगल पहचान लेना। अब जैसे यहां देखो, ये ऐसे आई लाइन, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, जेड दिखाई दिया, तो ये दोनों एंगल जो होंगे ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, समझ में आया ऑल्टरनेट एंगल कैसे पहचानना है? इसी तरह से जब इधर से तुम आओगे, इसी तरह से देखो, जब तुम इधर से आओगे और ऐसे जाओगे तो एक एंगल यहां पर और एक एंगल यहां पर दिखाई देगा, तो ये भी क्या होगा? ऑल्टरनेट का पेयर होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ऑल्टरनेट एंगल्स पहचान लोगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी अगर एक 30 डिग्री का है तो दूसरा भी 30 डिग्री का ही होगा, अगर एक 60 डिग्री का है तो दूसरा भी 60 डिग्री का ही होगा। क्लियर है बात? अब आ जाओ करेस्पॉन्डिंग पे। करेस्पॉन्डिंग को देखो कैसे पहचानना है। 2 पैरेलल लाइन तुमको मिल गई, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया। क्लियर है? एफ बना दिखाई देगा। क्या बना दिखाई देगा तुम्हें? एफ। किस तरह का एफ होगा? कैसे भी डिजाइन हो सकती है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो इस तरह से तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे एंगल्स। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा? देखो, ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं एफ में, यानी दोनों नीचे की तरफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये देखो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब अगर इसको यहां पे पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? देखो, पहले एक मैं नीचे ले लूं, देखो ये ऐसे एफ वाली डिजाइन मुझे दिखाई दी, तो एक यहां एक यहां, दोनों नीचे, करस्पॉन्डिंग का एक पेयर मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी तरफ देखो, इसी तरह इस तरफ जब देखूंगा तो फिर एक ये वाला और ये वाला। बोलो, हुआ करस्पॉन्डिंग कि नहीं हुआ? इसी तरह से ये और ये देखो, देखो एफ वाली डिजाइन बन रही है। इसी तरह से यहां पर उल्टा एफ देखो, फिर तो ये और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या करस्पॉन्डिंग एंगल आसानी से पहचान सकते हो कि नहीं? प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? ये भी इक्वल होंगे, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर एक 40 का है दूसरा भी 40 का होगा, एक 140 का है दूसरा भी 140 का होगा। बोलो, क्या ऑल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग आसानी से पहचान लोगे? इसके बाद आ जाते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात मेरा क्या है? को इंटीरियर एंगल है। जब भी ऐसे दो तुमको दिखाई दे लाइंस, ठीक है, ये तुमको 2 लाइंस दिखाई दी, इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया। अब इसके डिजाइन में तुम सी कह लो, यू कह लो, कुछ भी इस तरीके की डिजाइन बन रही होगी। ठीक है, जब भी पैरेलल लाइंस इस तरह की डिजाइन बना रही हो तो ये जो एंगल अंदर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये बनाते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बनाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर कौन से, ये और ये देखो, इस तरह से देखो, इसको सी बोल लो, यू बोल लो, कुछ भी बोल लो, जिससे तुम इसको पहचान सको, बस तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरह से यहां देखो, ये वाला पेयर,
एक ये और एक ये देखो ऐसे आया, ठीक है। ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गई बात। अब को इंटीरियर की प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या होगी? को इंटीरियर की प्रॉपर्टी ये होगी कि को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये होते हैं सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलते हैं जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। सिमिलरली इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ऑल्टरनेट, करेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, तीनों तरह के पेयर समझ में आ गए। तो जब भी तुमको ये बात पहले से पता हो कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो तुम रिजल्ट क्या निकालोगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तीन रिजल्ट निकालोगे। बट अगर तुमको पता नहीं है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन तुमको ऑल्टरनेट का पेयर इक्वल दिख रहा है, तो कन्वर्स यानी उल्टा करोगे। क्या करोगे? अगर ऑल्टरनेट का पेयर इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले सिचुएशन में क्या था? मैंने तुमसे पहले से बता रखा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब मैंने तुम्हें पहले से बता दिया कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो तुमने उससे तुरंत रिजल्ट ये निकाल लिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि मैंने तुमसे कहा कि भाई ये एंगल जो है, ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये 110 डिग्री का है और ये एंगल ये भी 110 डिग्री का है। अब बताओ क्या ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है? तो आप देखोगे कि भाई ये जो 110 है और ये 110 है, ये ऑल्टरनेट का पेयर बना रहा। और जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बराबर होगा तो वो दो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है? इसी तरह से जब भी करेस्पॉन्डिंग का पेयर आपस में इक्वल होगा, वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तुमको, तो वापस आते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन में। हम देखते हैं कि कौन किसके बराबर है और कौन किसका पेयर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? ऑल्टरनेट एंगल्स की अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन सा पेयर है जो जेड बना रहा होगा? क्या बना रहा होगा? जेड बना रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखो जेड कौन बना रहा है। एक तो 4 और 6, तो एक पेयर 4 और 6 का हो गया, और 3 और 5, ये देखो, ठीक है। एक एंगल 3 और 5 का पेयर, ये दो पेयर मिले मुझे ऑल्टरनेट के। तो एंगल 4 और 6 आपस में बराबर होंगे, एंगल 3 और 5 आपस में बराबर होंगे। यानी अगर मैं कहूं तुमसे कि भाई एंगल 4 80 डिग्री का है, तो एंगल 6 बताओ, तो वो भी 80 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। इसी तरह से अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है? करेस्पॉन्डिंग। तो करेस्पॉन्डिंग के देखो तुम्हें यहां कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं? करेस्पॉन्डिंग के यहां पर दिखाई दे रहे हैं, देखो एफ वाली डिजाइन में जितने भी दिखाई दे रहे हो, देखो ऊपर ऊपर 2 और 6 का एक पेयर दिखाई देगा तुम्हें, फिर नीचे 3 और 7 का एक पेयर दिखाई देगा, इसी तरह से 4 और 8 का एक पेयर दिखाई देगा तुम्हें, और 1 और 5 का एक पेयर दिखाई देगा। करेस्पॉन्डिंग में ये खासियत होती है कि या तो दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर होते हैं, या तो दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे होते हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं। ठीक है? अगर तुमको ये वाली बात नहीं समझ में आई है, कहां गया ये एफ वाली बात समझ में आ गई। देखो एफ में देखो पैरेलल लाइन के या तो दोनों नीचे हैं या फिर दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रहे हैं। इस तरह से भी पेयर को तुम पहचान सकते हो। करेस्पॉन्डिंग के सारे पेयर पहचानने के बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे? को इंटीरियर पे। अब को इंटीरियर कैसे पहचानेंगे? को इंटीरियर की हमने बात वहां कर ही ली थी। यू बना रहा होगा या सी बना रहा होगा, कुछ भी कह लो, तो एक 4 और 5 का पेयर हो गया और एक 3 और 6 का पेयर हो गया। ये हो गए को इंटीरियर के पेयर। ये सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो तुम किसी भी क्वेश्चन को देखकर अगर तुम्हें पैरेलल लाइन का क्वेश्चन दिखाई देगा, तो तुम ध्यान रखना उसमें कि भाई मुझे क्या कोई ऑल्टरनेट का पेयर मिल रहा है कि नहीं, या मुझे कोई करेस्पॉन्डिंग का पेयर मिल रहा है कि नहीं। आसानी से क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं तुम्हारी एक्सरसाइज 6.2 पर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? देखो इन्होंने एक फिगर इन्होंने दिया और आपसे क्या कह रहे हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल है। बहुत अच्छी बात है, सी डी और ई एफ पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही बात बताई थी। देखो ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ओवरऑल ए बी ई एफ के भी तो पैरेलल हो जाएगा। पहले यही बात लिख दो क्या, कि भाई जो ए बी है ये पैरेलल सी डी है एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये इंफॉर्मेशन तुमको गिवन थी। तुमने रिजल्ट इससे क्या निकाला
कि इससे क्या होगा कि भाई ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। y रेशियो z इन्होंने दिया है कि भाई 3:7 है। यहां पर y दे रखा है, यहां पे z दे रखा है। मुझे सीधे सीधे y z में कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा। ना ये मुझे ऑल्टरनेट का पेयर दिख रहा है, बोलो, ना मुझे करेस्पॉन्डिंग का दिख रहा है, ना मुझे कोई इंटीरियर का दिख रहा है। तो y और z में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाकी देखते हैं। x और y को अगर ध्यान से देखो तो भाई ये देखो, ये इस तरीके से डिजाइन बनी कि नहीं? ये C बोल लो, U बोल लो, जो भी, तो ये तो मुझे दिख रहा है कि ये जो x और y है ये कोई इंटीरियर का पेयर बनाएंगे। इसका मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। ये आइडिया लग गया देखकर? अच्छा चलो, इसके अलावा अगर इस वाली डिजाइन को यहां से ऐसे आकर ध्यान से देखो, इसको, ये एक Z टाइप की डिजाइन बन रही कि नहीं? तो यहां पर x और यहां पर z, ये दोनों ऑल्टरनेट का पेयर बनेगा कि नहीं? और ऑल्टरनेट का पेयर आपस में बराबर होता है, तो x और z भी आपस में बराबर हो गए। लेकिन मुझे y और z में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं मिल रहा था। पता ये चला, देखो दिमाग तुमने क्या लगाया, x और y आपस में रिलेटेड है। x और y आपस में रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि ये कोइंटीरियर का पेयर है। और x और z आपस में रिलेटेड है क्योंकि ये ऑल्टरनेट का पेयर है, यानी x z के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पर z को उठा के हटा दूंगा और x को ले आऊंगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब यहां पर समझो, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि भाई जो मेरा एंगल x है ना, वो z के बराबर है। किसके बराबर है? z के बराबर है। क्यों? क्योंकि भाई जो AB है ये EF के पैरेलल है, ठीक है? ऑल्टरनेट एंगल, सिर्फ ऑल्टरनेट लिखो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? x z के बराबर है, AB पैरेलल EF, और ये ऑल्टरनेट का पेयर बना रहा है। अब इन्होंने मुझसे कहा है कि y रेशियो z कितना है? 3:7 है। y रेशियो z कितना है? ये 3:7। अच्छा, y को हटा के, सॉरी z को हटा के अगर मैं x ले आऊं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों लिखूंगा? बिकॉज x और z तो आपस में बराबर है ना। तो मैंने z को हटाया, x को लिख दिया, तो x और y का रेशियो यानी y और x का रेशियो निकल कर आ गया, जो कि हो गया 3:7। क्या इतनी बात समझने में कोई प्रॉब्लम लग रही है? अच्छा, अब इन दोनों में मुझे पता है कि भाई x प्लस y मिलकर कितना बना रहे? 180 डिग्री बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि कोई इंटीरियर का पेयर है। ये कौन सा एंगल है? कोई इंटीरियर एंगल से। देखो भाई x और y कोई इंटीरियर है कि नहीं? मिलकर 180 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इसी रेशियो में मुझे इसको डिवाइड कर देना है। अब इस रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, सबसे पहले x देखते हैं। x इज इक्वल टू, समझो, 7 और 3 मिला के कितना होता है? 10। और इसमें x का हिस्सा कितना है? 7। देखो y रेशियो x है, 3 रेशियो 7 है, 7 और 3 को जोड़ा 10 आया, जिसमें से x का हिस्सा 7 था, 7/10। टोटल कितना है? 180। इस तरह से डिवाइड किया जाता है। ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 18 को 7 से इंटू करोगे, 126 डिग्री आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं निकालूंगा y। y रेशियो x में देखो, y का हिस्सा है 3, टोटल है 10, इंटू करूंगा 180। ये जीरो कटेगा, आएगा 54 डिग्री। बोलो, x भी आ गया और तुम्हारा y भी आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब मुझे सिर्फ x फाइंड करना था ना, बात खत्म है। y फिर निकालो ही नहीं, छोड़ो, हटाओ, कोई जरूरत नहीं है निकालने की। ये तुम्हारा आंसर हो गया, क्योंकि तुमसे भाई इन्होंने x पूछा था, x निकाल कर दे दिया। बोलो, क्या इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल आसानी से लगा या नहीं लगा? इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हटा देता हूं, समझ ही गए होगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, AB पैरेलल CD है। AB और CD आपस में पैरेलल है, ये फिगर इन्होंने दिया है। EF परपेंडिकुलर CD है। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना, 90 डिग्री का एंगल। जब भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। और EF परपेंडिकुलर है CD पर, तो एक तो तुमको ये 90 दिखेगा और एक तुमको ये 90 दिखेगा। ये दोनों 90-90 हैं, ये बात हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? AGE। ध्यान से देखो, मुझे कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं। एक तो AGE यानी ये एंगल निकालना है मुझे, AGE। दूसरा GEF यानी ये एंगल निकालना है मुझे, GEF। और तीसरा मुझे निकालना है FGE। FGE यानी ये वाला। ये 3 एंगल्स मुझे निकालने हैं, ठीक है। FGE ये वाला हो गया, GEF यानी ये वाला एंगल हो गया, और AGE ये वाला एंगल हो गया। और मुझे इन्होंने दिया है कि GED कितना है? 126 डिग्री है। GED समझो कि GED कितना हो जाएगा? ये पूरा है GED।
ये है 126 डिग्री। अब यार सीधी सीधी बात मुझे ये बताओ, ये पूरा 126 है और ये इतना कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है? अगर मैं 126 से 90 डिग्री को माइनस करूंगा तो सिर्फ यही एंगल तो बचेगा मेरा, बोलो। और जब मैं 90 माइनस करूंगा तो ये 36 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? 36 आया कि नहीं आया? दूसरी बात मुझे ये बताओ, ये हो गया 36, समझ गए कि नहीं? दूसरी बात ये बताओ कि ये पूरा एंगल 126 का है, तो ये भी तो भाई 126 का होगा। क्यों? क्योंकि ए जी, जरा ध्यान से देखो, ये जेड वाली डिजाइन बन रही कि नहीं बन रही? और जहां पर भी जेड की डिजाइन बने, मैंने क्या बताया था कि वो ऑल्टरनेट का पेयर होता है। तो इधर 126 है तो ये भी 126 हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट का पेयर हो गया। बोलो दोनों एंगल्स निकल आए कि नहीं? अब बचा तीसरा, जब ये वाला हो जाएगा तो ये तो अपने आप लीनियर पेयर से निकल आएगा क्योंकि ये मुझे पता चल चुका है। समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, अब जो कहानी यहां समझाई थी उसी को आपको लिख देना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले इन्होंने एजीई पूछा है, ठीक है। देखो ए बी पैरेलल सी डी है, सबसे पहले इन्होंने एजीई पूछा है। एजीई में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है, मैं लिखूंगा जो एजीई है वो मेरा जीईडी के बराबर है। जीईडी के बराबर क्यों है? रीजन यहां पे क्या लिखूंगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट का पेयर बन रहा है। बिकॉज देखो ए बी पैरेलल सी डी एंड जीई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हो गए आपस में बराबर, तो ये कितना हो गया? 126 डिग्री हो गया। आप सीधे सीधे इसे ऑल्टरनेट का पेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स, क्लियर हो गई बात? एजीई तो निकल कर आ गया, एक कहानी खत्म। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा मुझसे कौन सा पूछ रहा था? जीईएफ। अब मुझे ये बताओ, मुझे निकालना है एंगल जीईएफ। आप फिगर को ध्यान से देखो, जो पूरा एंगल है जीईडी, उसमें से मुझे सिर्फ माइनस ही तो करना है एफईडी को। बोलो, एफईडी को माइनस करना है। जीईडी कितना है? 126 डिग्री है कि नहीं है? और एफईडी कितना है? 90 डिग्री है। एफईडी कितना है? 90 डिग्री है। इसमें से आप माइनस कर दो, कितना आ गया? 36 डिग्री। जीईएफ भी आ गया कि नहीं? उसके बाद इन्होंने बोला था एफजीई। अब आप मुझे ये बताओ कि जो एजीई है और उसमें एफजीई को जोड़ो, दोनों मिलाकर 180 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई, ये एंगल और ये एंगल मिलके एक सीधी लाइन बना रहे कि नहीं बना रहे? सीधी लाइन बना रहे तो लीनियर पेयर होगा कि नहीं होगा? लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस तुमको ध्यान से देखना है। ये क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया। मुझे एजीई पहले से पता है कि भाई 126 डिग्री है और मुझे एफजीई निकालना है। तो एफजीई जो होगा, ये मैं 180 से 126 को माइनस कर दूंगा तो 54 डिग्री आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं, इसका काम नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। PQ पैरेलल ST, यानी ये देखो, ये जो PQ है और ये ST है, ये दोनों आपस में तुमको पैरेलल मिल रही हैं। PQR है 110 डिग्री दे रखा है, RST 130 है दे रखा है। QRS फाइंड करना है। QRS समझ रहे हो कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये वाला तुमसे बोल रहे हैं फाइंड करो QRS, ये तुमको फाइंड करना है। हिंट एनसीईआरटी ने पहले से ही दे दिया था कि भाई एस आर के थ्रू एक पैरेलल लाइन खींच दो, तो हिंट दे रखा था तो खींच दो पैरेलल लाइन, ठीक है। एसटी के पैरेलल, किसके पैरेलल? एसटी के। यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी एसटी के पैरेलल। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? और इस लाइन को आप दे दो कोई नाम, ठीक है। पी क्यू आर एस टी कुछ भी दे दो यार, ए दे दो, इसको बी दे दो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया, जो इन्होंने हिंट दिया था मैंने उसी का इस्तेमाल किया। और मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, मैंने क्या किया है, मैंने ए आर बी, यानी ये एक लाइन है जो मैंने पैरेलल डाली है किसके? एसटी के, ठीक है। ये काम हो गया, ए आर बी मैंने एसटी के पैरेलल डाल दिया। अच्छा, पी क्यू जो था वो ऑलरेडी एसटी के पैरेलल था, ये इंफॉर्मेशन थी तुम्हारे पास गिवन, आया ना? देखो यहां पर इन्होंने बोला था पी क्यू और एस टी। ए आर बी कह लो या ए बी कह लो, सेम बात है। आर से होकर जा रही थी इसलिए मैंने इसको ए आर बी बोला है।
तो ARB ST के पैरेलल है और ST PQ के पैरेलल है, तो रिजल्ट ये निकला कि ARB, जिसको मैं यहां पर AB लिख रहा हूं, ये पैरेलल हो जाएगा ST के। ठीक है, सॉरी ST के तो था ही, ST PQ के, तो AB और PQ भी पैरेलल हो जाएंगे। ये रिजल्ट निकलेगा कि नहीं? यानी सीधी सी बात ये है कि ये लाइन जो है ST के पैरेलल मैंने खींची, ST PQ के पैरेलल थी, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। बस सिंपल सी इतनी बात है। अब इसके बाद देखो, जब PQ और AR पैरेलल हो गए, AR कह लो या AB कह लो, भाई ये पूरी लाइन है ना। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये सबसे पहले ये कितना दे रखा है 130 डिग्री, तो आप इसको निकालो। यहां पर देखो, ये ऐसे कौन सी डिजाइन बन रही है, ये CU जो भी कह लो, उस तरह की डिजाइन बन रही है कि नहीं? और इस तरह की डिजाइन में दोनों एंगल का सम कितना होता था? 180 होता था, यही हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो चलो वही लगा देते हैं। हम क्या करेंगे, देखो, बिकॉज ST पैरेलल किसके हमने खींचा है? AB के। ठीक है, तो कौन से दो एंगल उठाएंगे? देखो, सबसे पहले तुम उठाओ RST और प्लस में इधर उठाओ SRB, दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। सॉरी, सम 180 होगा, लीनियर पेयर नहीं, ये को इंटीरियर एंगल है भाई। ये दोनों मिलके 180 बना रहे, को इंटीरियर बना रहे कि नहीं? और RST कितना दे रखा था? 130 डिग्री प्लस SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो SRB है ये आ जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन हुआ यहां तक, एक मिनट, ठीक, ये एंगल निकल कर आया 50 डिग्री। ये एंगल 50 निकल कर आ गया कि नहीं? अब मुझे ध्यान से देखकर भी बताओ कि ये जो पेयर है, ये वाला, इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, ऑल्टरनेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो ये 110 है, तो ये पूरा भी 110 होना चाहिए। ये इतना 50 हुआ, तो ये बचेगा कितना? 60 होगा कि नहीं? 110 में से 50 को घटा देंगे। यही दिमाग यहां पर हमको चलाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अब देखो कि PQ और AB पैरेलल है। PQ पैरेलल किसके है? AB के है। ट्रांसवर्सल, अच्छा, ST पैरेलल AB, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ट्रांसवर्सल कौन सा लिया है, कॉमा SR इज ट्रांसवर्सल। और इस बार मैं क्या कर रहा हूं, PQ पैरेलल AB, ट्रांसवर्सल कौन सी? QR इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जो एंगल होगा तुम्हारा PQR, ये बराबर होगा एंगल QRB के। देखो ध्यान से, PQR इस पूरे एंगल के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि ऑल्टरनेट का पेयर बना रहा, जेड वाली डिजाइन बन रही कि नहीं? ठीक है, अच्छा, मुझे PQR पता है कितना है? 110 डिग्री। QRB, इस पूरे एंगल को मुझे चूंकि फाइंड करना था QRS, ध्यान से देखो, मुझे क्या फाइंड करना था? QRS फाइंड करना था। तो मैं इसको लिखूंगा एंगल QRS प्लस दूसरा एंगल कौन सा था? SRB। ये दोनों मिलके 110 बना रहे थे। ठीक है, इसको चले आओ जरा यहां पर। QRS तो मुझे पता नहीं था, लेकिन SRB मैंने पहले से निकाल रखा था, कितना था? 50 डिग्री। तो अब मुझे निकालना था QRS। 50 डिग्री इधर ऐड हो रहा है, तो इधर आकर सबट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। फिगर ध्यान से देखो, क्वेश्चंस अपने आप इसके लगते चले जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? मैं यहां पर एक मिनट बस पैरेलल लाइन खींच देता हूं यहां पर, क्योंकि इसी का काम। ठीक है, A और B, ये पैरेलल मैंने खींची थी, कंस्ट्रक्शन में हो गया। समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। AB पैरेलल CD दे रखा है, APQ 50 दे रखा है, PRD 127 दे रखा है, X और Y बताना है। देखो, जैसे ही मैंने देखा कि AB और CD पैरेलल है, मुझे X और 50 सीधे ऑल्टरनेट का पेयर नजर आ गया। नहीं नजर आया तो आंखें ध्यान से गड़ाओ और देखो कि Z की डिजाइन तुमको यहां दिख रही है कि नहीं दिख रही है भाई? ये देखो Z बना दिख रहा है कि नहीं? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। जैसे ही Z बना, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे कि नहीं? तो X बराबर तो सीधे सीधे 50 हुआ कि नहीं? बोलो, तो तुरंत आ गया। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा?
कि ए बी जो पैरेलल सी डी के है और ट्रांसवर्सल मैं कौन सी ले रहा हूं, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, तो तुरंत मैंने देखा कि x बराबर 50 डिग्री आ गया। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट बन गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मुझे y बताना है। फिर से जरा आंखें लगाओ तो जरा, ये देखो जरा, यहां से यहां, फिर z बना कि नहीं बना? z बना, ये पूरा एंगल, और ये फिर से ऑल्टरनेट बना कि नहीं बना? जब भी z की डिजाइन बने ऑल्टरनेट का पेयर मिलता है, यानी y प्लस 50 मिला के 127 है, तो भाई 127 में से 50 निकालोगे 77 डिग्री, ये आ जाएगा कि नहीं? अब इसका इस्तेमाल कर लो। फिर से क्या लिखेंगे नाउ, इसके बाद हम लिखेंगे भाई ए बी पैरेलल सी डी इस बार लेंगे, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल देखो कौन सी काम करेगी, पी आर, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। अब हमने क्या कहा भाई, जो x प्लस 50 है, सॉरी y प्लस 50 है, ये इक्वल टू आ रहा है किसके, 127 डिग्री के। अगर तुम ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो भाई एंगल के हिसाब से भी लिख सकते हो, पहले एंगल लिख दो उसके बाद लिख देना, ठीक है? तुम्हारी आसानी के लिए मैं लिख देता हूं, एक बार मैं लिख देता हूं, एंगल ए पी आर ये बराबर होगा एंगल पी आर डी के। ध्यान से देखो होगा कि नहीं होगा? अरे यार यही तो लगा रहा हूं, बोलो। अब ए पी आर क्या है, 50 प्लस वाई है, पी आर डी कितना दे रखा है, 127 डिग्री दे रखा है। ये कौन सा पेयर है, ऑल्टरनेट है ये। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 127 में से 50 को माइनस ही तो करना है, और माइनस करोगे तो 77 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? x बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री, y बराबर कितना आ गया, 77 डिग्री, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आता जा रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन और बचा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, PQRS टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। इससे पहले मैं एक चीज समझा देता हूं तुमको, फिर आगे चलता हूं। देखो, अगर तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, ठीक है? रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, ठीक है? जब किसी पॉलिश्ड सरफेस से रे ऑफ लाइट टकराती है तो सेम मीडियम में वापस जाती है, ठीक है? एक रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है? तो क्या होता है, ऐसे रे आती है और टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। ये जो रे आती है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा के जाती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? एक यहां पर सीधी लाइन आती है, एक परपेंडिकुलर लाइन आती है सरफेस पे, जिसको बोला जाता है नॉर्मल। इस रे को क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में यहां पे जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो यहां पर बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? और ये दोनों आपस में होते हैं बराबर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहता है, सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं। सीधी सी बात ये है कि जितने का एंगल बनाते हुए आती है रे, उतने का एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इतनी बात, इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, तब मैं इसको रब करके आगे चलता हूं, ठीक है? ये समझ में आ गया, हटा, चलो इसको हटा देता हूं। अब देखो, इसी चीज का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, ये जो बी से एक डालो तुम जरा पैरेलल, ई कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। ड्रॉ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एंड इधर से डालो आर एस पे, तो सी एफ ले लो परपेंडिकुलर टू आर एस। ये सबसे पहले ये काम कर दो। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक डाल दिया बीई और यहां से एक डाला सी एफ, ठीक है? यहां पर एक एंगल बने, दो यहां पर बने और दो यहां पर बने, इनका नामकरण कर दो, 1 2 3 और 4। इस तरह से मैंने इन एंगल्स को क्या दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है? अब सीधी सी बात है, यहां पे समझो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, तो यहां पर ये वाली लाइन नॉर्मल का काम करेगी क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है मैंने, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा।
इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होगा। यहां पर देखो, अब ये यहां से जब टकरा के वापस आई तो फिर इस वाले मिरर पे टकराई, तो यहां पे ये इंसिडेंट रे की तरह आई, टकरा के रिफ्लेक्टेड रे की तरह वापस चली गई। तो अब जो इस नॉर्मल और इसके बीच में बना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो 3 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। अच्छा, बीई और सीएफ आपस में पैरेलल हो जाएंगे। कैसे पैरेलल हो जाएंगे? मैं यहां लिख देता हूं, देखो बीई और सीएफ मैंने खींचा, फिर मैं कहूंगा भाई कि जो बीई है ये सीएफ के पैरेलल होगा। क्यों? परपेंडिकुलर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर्स आप खींचते चले जाओगे तो वो सारे परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होंगे। यही बात मैंने यहां पे लिखी और इनको कह दिया कि ये पैरेलल है। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। ये पैरेलल हो गए। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। क्यों? बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर है, रीजन तो सेम है, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गई एक बात, 1 बराबर 2 एक बात, ये दूसरी बात, जगह तो मैंने छोड़ी नहीं, कोई नहीं, इसको पहला इक्वेशन ले लो, इसको दूसरा इक्वेशन ले लो। अब उसके बाद देखो यहां पर ध्यान से देखना, ई बी सी एफ को देखो, जेड बन रहा है इस डिजाइन में, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ई बी और फिर यहां से आया देखो बी सी ट्रांसवर्सल बन के आई, फिर सी एफ, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 3 आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो, 2 और 3 आपस में बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ? ऑल्टरनेट है। क्यों बराबर हुआ? ऑल्टरनेट है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए? लो भाई, क्यों? क्योंकि बी और सी एफ पैरेलल है एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल। बोलो, इतनी कहानी लिख दिया मैंने। ठीक, अब जरा इन तीनों बातों को रिलेट करो। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, यानी 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर। मतलब क्या निकला? मतलब तो सीधा सीधा यही है कि ये सारे एंगल्स आपस में क्या है? बराबर हैं। तो बाई 1 2 एंड 3 में क्या कह सकता हूं कि जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, ये सब आपस में क्या है? बराबर है। अब जब ये सारे के सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं तो कोई भी दो एंगल्स को मैं जोड़ूंगा तो आंसर तो अल्टीमेटली सेम ही आना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसी पे कर दूं या आगे चलो? इसका आगे कर देता हूं। 4 एंगल मेरे बराबर आए, देखो वहां से कि एंगल 1 बराबर, एंगल 2 बराबर, एंगल 3 बराबर, एंगल 4। ये रिजल्ट मुझे पिछले पेज पे मिला था। यहां से आगे चलता हूं, कोई भी दो मैं जोड़ूंगा और इधर, तो ये बराबर ही आएगा ना। जब सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं तो 2 इधर जोड़ो, 2 इधर जोड़ो, सब तो बराबर आना ही है। यानी 1 और 2 जोड़ूंगा, 3 और 4 जोड़ूंगा, आंसर तो सेम आएगा। 1 और 2 कौन सा एंगल बना रहा है? देखो एबीसी बना रहा। कौन सा बना रहा? एबीसी। तो 1 और 2 की जगह पे मैं लिख दूंगा एंगल एबीसी। 3 और 4 की जगह पे यहां पे ध्यान से देखो, 3 और 4 मिलके कौन सा बना रहे हैं? बीसीडी। मैंने यहां पे क्या लिख दिया? बीसीडी। ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अब लिख देना बिकॉज these two angles form alternate pair of angles। ये दोनों कौन सा पेयर बना रहे हैं? ऑल्टरनेट का पेयर बना रहे हैं। ध्यान से देखो जरा, ए बी सी डी, ये देखो जेड वाली डिजाइन बनी। तो ये जो पूरा एंगल है ना, मैं तुमको दिखाता हूं, ये जो पूरा एंगल है इस पूरे एंगल के बराबर मैंने दिखा दिया। तो ये ऑल्टरनेट का पेयर आपस में बराबर हो गया। और स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि जैसे ही ऑल्टरनेट का पेयर आपस में बराबर होगा आप तुरंत क्या कह सकते हो कि भाई ये दोनों लाइंस आपस में बराबर होंगी, सॉरी पैरेलल होंगी। इसलिए ए बी और सी डी आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। इसलिए ए बी पैरेलल सी डी हो गया। ठीक है, या लिख सकते हो बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा
एक्सरसाइज 6.2 यहीं से कंप्लीट हुई। 5 क्वेश्चंस मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिए, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, और इसी के साथ चैप्टर 6 तुम्हारा खत्म भी हो गया, यानी इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गया आज। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स अच्छे से कर लेना। उसके बाद ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी है, थोड़ा अच्छा चैप्टर है, कई बच्चों को प्रॉब्लम उसमें होती है, तो थोड़ा उसका बेसिक नॉलेज लेकर आना, ठीक है। हालांकि मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ के आओगे तब भी कोई बात नहीं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं ट्राइंगल के साथ।